Hello students, welcome again in class 12th chemistry in surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। और आप लोग सारा नोट्स बनाते चलिए। इसके पहले भी जो वीडियो मैंने दिया है उस वीडियो को देखिए और देखने के साथ साथ उसको स्टॉप करिए, पॉज करिए। पॉज करने के बाद नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए हम लोग नए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंजाइम कैटालिसिस का? तो एंजाइम क्या होते हैं? मोस्ट हाईली इफिशिएंट। इनकी इफिशियंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि अगर एंजाइम का हम सिंगल मॉलिक्यूल ले लें तो ये क्या करते हैं 1 मिलियन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मीन्स 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1 मॉलिक्यूल एंजाइम सफिशिएंट है। और ये जो कन्वर्जन करेगा कितने मिनट में? ओनली 1 मिनट में। इतनी ज़्यादा हाई इफिशियंसी होती है कि सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल 1 मिनट में 1 मिलियन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। इतनी ज़्यादा हाई इफिशियंसी होती है और इतनी इफिशियंसी दूसरे किसी कैटालिस्ट की नहीं होती है। तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, कैरेक्टर जो आपका एंजाइम का मोस्ट हाईली इफिशिएंट। दूसरा आपका आता है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं? हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इनका नेचर बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब है कि एक एंजाइम केवल एक ही रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है। अगर हम चाहें कि उसी एंजाइम का यूज हम दूसरे रिएक्शन के लिए करें तो इट इज़ इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, जैसे आपका स्टार्च है, स्टार्च प्लस H2 मीन्स हाइड्रोलिसिस। स्टार्च की हाइड्रोलिसिस जब हम कराते हैं या स्टार्च का कन्वर्जन हो जाता है ग्लूकोज में आफ्टर द हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज। एमाइलेज के प्रेजेंस में स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। लेकिन अगर हम चाहें स्टार्च के स्थान पे क्या ले लें? सेलुलोज ले लें और सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एमाइलेज, तो होगा क्या? देयर इज नो रिएक्शन। मीन्स कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इतनी हाई स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। इनका नेचर इतना स्पेसिफिक होता है कि एक एंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्शन को कैटालाइज कराएगा, किसी दूसरे को नहीं करा सकता। थर्ड कैरेक्टर है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। मीन्स जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर एक डिफिनिट टेम्परेचर है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम कैटालिसिस का मैक्सिमम होता है। मीन्स अगर कोई एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन हो रहा है तो एक डिफिनिट टेम्परेचर पर उसका रेट मैक्सिमम हो जाता है, बिल्कुल हाई होता है। उसी डिफिनिट टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। मीन्स द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन बिकम मैक्सिमम एट अ डिफिनिट टेम्परेचर एंड दिस डिफिनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसी को क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसका रेंज है 298 to 310 केल्विन। मीन्स ये टेम्परेचर रेंज अगर है तो जो एंजाइम की एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, एंजाइम की एक्टिविटी है, वो मैक्सिमम होगी। और आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 310 केल्विन। तो ये टेम्परेचर इतना सूटेबल है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इतना सूटेबल है 310 केल्विन कि इस पर जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है। और यही कारण है, जैसे कभी कभी अगर हम फीवर से सफ़र करते हैं तो फीवर में क्या होता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा या टेम्परेचर घट जाएगा बॉडी का, तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाती है, कम ही होगी। चाहे बढ़े या घटे, दोनों कंडीशन में एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी
तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कभी कभी आपको फीवर होता है तो फीवर में आपको भूख नहीं लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती। इसका मतलब भूख कब लगेगा, जब आपका डाइजेशन सही होगा। और डाइजेशन क्या है, इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन है। और डाइजेशन के लिए केमिकल रिएक्शन होना ज़रूरी है। और केमिकल रिएक्शन होने के लिए ऑप्टिमम रेट में होने के लिए मैक्सिमम रेट कब होगा केमिकल रिएक्शन का, जब आपका जो एंजाइम है उसको क्या मिले, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिले। मीन्स आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 298 to 310 केल्विन, इनके बीच में अगर होगा तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ जो कैरेक्टर है एंजाइम कैटालिसिस का, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। जैसे आपने देखा कि एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल हाई कब होगी, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। इसी तरह से ऑप्टिमम पीएच भी चाहिए, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। और ये ऑप्टिमम पीएच का रेंज क्या है, 5 to 7 या मैक्सिमम 8 हो सकता है। मीन्स 5 to 8 के बीच में अगर पीएच है बॉडी का, तो उस पीएच रेंज में जो आपका कैटालिस्ट होगा उसकी एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और आप जानते हैं हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.35 से लेकर के 7.45। जिस तरह से ब्लड का पीएच है, इसी तरह से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट का पीएच थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा होता है। और आप देख रहे हैं ऑप्टिमम पीएच रेंज क्या है, 5 to 7 या मैक्सिमम 8। तो इस रेंज पे जो आपका एंजाइम होगा उसकी एक्टिविटी बिल्कुल मैक्सिमम होगी या हाई एक्टिविटी होगा। तो पार्टिकल पीएच, ऑप्टिमम पीएच है क्या, पार्टिकुलर पीएच एट विच रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज मैक्सिमम। मीन्स एक पार्टिकुलर पीएच जिस पे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन क्या हो, उसका रेट क्या हो, मैक्सिमम हो, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका फिफ्थ, इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स। मीन्स जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी एक्टिवेटर या कोएंजाइम की उपस्थिति में, प्रेजेंस में क्या होती है, बढ़ जाती है। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स ऐसे सबस्टेंस हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। लेकिन ये सबस्टेंस कैसे होते हैं, वो नॉन प्रोटीन सबस्टेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन, क्योंकि आप जानते हैं मैंने पहले ही आपको बताया है कि व्हाट आर एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विथ हाई मॉलिक्यूलर मास। तो एंजाइम क्या है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर प्रोटीन होगा तब तो एंजाइम हो जाएगा। कोएंजाइम कौन है, अदर देन प्रोटीन, मीन्स नॉन प्रोटीन। अगर नॉन प्रोटीन जैसे विटामिन्स है, तो विटामिन्स के प्रेजेंस में क्या होती है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसी तरह से एक्टिवेटर्स हैं। कोएंजाइम्स आपने देख लिया कि ये क्या है, नॉन प्रोटीन सबस्टेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन जो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्या है, दे आल्सो एक्टिवेट द एक्टिविटी या दे आल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी को ये बढ़ा देते हैं। एक्चुअली हैं क्या, ये मेटल आयंस हैं। एक्टिवेटर्स क्या है, मेटल आयंस हैं, मेटल के आयंस। फॉर एग्जांपल जैसे आपका है सोडियम Na+, मैग्नीज हैविंग 2 पॉजिटिव चार्ज, कोबाल्ट हैविंग 2 पॉजिटिव चार्ज एंड कॉपर हैविंग 2 पॉजिटिव चार्ज। ये सारे क्या है, मेटल आयंस हैं। तो मेटल आयंस क्या होते हैं, ये एक्टिवेटर्स होते हैं। ये मेटल आयंस करते क्या है, ये एंजाइम के साथ वीकली बॉन्डेड हो जाते हैं, एक वीक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं एंजाइम के साथ। और एंजाइम के साथ जैसे ही ये वीक बॉन्ड से जुड़ते हैं, सोडियम या मैग्नीज आयन या कोबाल्ट आयन या कॉपर आयन या कोई भी मेटल आयन, तो क्या करता है, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। क्या करता है, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर्स। इसका एग्जाम्पल हम देखें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका है एमाइलेज। एमाइलेज बिकम वेरी एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ NaCl। एमाइलेज NaCl के प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि NaCl में कौन सा आयन पाया जाता है आपका, Na+। मीन्स सोडियम आयन के प्रेजेंस में एमाइलेज की एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ऐसा इसलिए कि सोडियम प्लस आयन
यहाँ क्या करता है, एक्टिवेटर का काम करता है। क्या करता है, एक्टिवेटर का काम। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स और पॉइजन्स। इनहिबिटर्स या पॉइजन्स का प्रभाव, उसके कारण क्या होता है। आपको पता है इनहिबिटर्स या पॉइजन्स क्या होते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी भी कैटालिस्ट के एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं या उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं। तो इनहिबिटर्स और पॉइजन्स क्या हैं, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो एंजाइम के कैटालिटिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, अब वो करते कैसे हैं कि आप जानते हैं कि एंजाइम के सरफेस पर कुछ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एंजाइम के सरफेस पर एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसके कारण उसकी एक्टिविटी होती है और उसी फंक्शनल ग्रुप के साथ इनका इंटरेक्शन हो जाता है। इनहिबिटर्स और पॉइजन्स का इंटरेक्शन किससे होता है, फंक्शनल ग्रुप से। और जब फंक्शनल ग्रुप से इंटरेक्ट कर जाएंगे या उससे जाके अटैच हो जाएंगे तो उसकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, वो डिक्रीज कर देते हैं। इस तरह से एक्टिवेटर्स या इनहिबिटर्स किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इनहिबिटर्स और पॉइजन्स इंटरैक्ट विद द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑन द एंजाइम सरफेस and reduce or completely destroy the catalytic activity of enzyme। इसका एग्जाम्पल है सर्टेन ड्रग्स। कुछ ऐसी दवाएं हैं जो क्या करती हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं या उसको रिड्यूस कर देती हैं या स्टॉप कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही आपको पढ़ना है और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे या हम लोग फिर से देखेंगे नया टॉपिक इन द न्यू वीडियो।